हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। दोस्तों यदि आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर मैं मशीन लर्निंग की जितनी भी मैथमेटिक पार्ट है ना, वहाँ पर मैं वो कवर करने जा रहा हूँ, तो आप उसे चेकआउट जरूर कर लेना। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डाटा सेट रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि जितना भी हमने काम किया है, जैसे कि मैट्रिसेस, वेक्टर्स, ठीक है, उनको हम कहाँ पर यूज करते हैं वो आपको अब इस वीडियो में पता लगेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि आपको इसके बारे में हर एक चीज समझ लग जाए। दोस्तों एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक ना CSV फाइल ले ली, या फिर आप कह लो कि एक्सेल फाइल ले ली, जहां पर मेरे पास ना बहुत सारा डाटा प्रेजेंट है। ठीक है, कि हमारे पास इस डाटा सेट में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ना एक ना प्लांट है और हमने फाइंड आउट करना है कि वो सेतोसा है, वर्सिकलर है या फिर वर्जीनिका है। ठीक है, आप सोचे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा इसके बारे में। एक्चुअली ना जो से साइंटिस्ट है उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो सा ये वाला प्लांट है ना, इस प्लांट को हम ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ। मतलब कि यदि हमें इन चारों चीजों के बारे में पता हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सेतोसा है, वर्सिकलर है या फिर वर्जीनिका है। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी डाटा सेट की। ठीक है, अब बात करते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा मेन टास्क है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितना भी हमारे पास पार्ट है, ये वाला आपको सेपल लेंथ दिख रही है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है, इसे हम मान लेते हैं XI। ठीक है, इसे हम XI क्यों मान रहे हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर ना जो भी हमारे पास सेतोसा, वर्सिकलर और वर्जीनिका वाला कॉलम था, ठीक है, मैंने उसे नाम दे दिया Y। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि XI और Y का क्या मतलब है। एक्चुअली ना जो आपको यहाँ पर XI दिख रहा है, इसका मतलब है कि हम इन चार कॉलम्स की हेल्प से इस वाले कॉलम को प्रेडिक्ट करेंगे बाय मशीन लर्निंग। ठीक है, हम मशीन लर्निंग की हेल्प से क्या करेंगे, इन चारों कॉलम्स की हेल्प से इसे प्रेडिक्ट करेंगे। इसलिए मैंने क्या किया, इन सभी जो ये चार कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, इसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया XI के साथ, और जो सा लास्ट वाला कॉलम है जिसे हमने प्रेडिक्ट करना है उसे मैंने डाल दिया Y में। ठीक है दोस्तों, यदि आपने मेरी मशीन लर्निंग वाली सीरीज की हुई है तो आपको इसके बारे में जरूर से जरूर पता होगा। ठीक है, और मैं दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ, एक्चुअली ना इनको हम ना फीचर्स कहते हैं। मतलब कि मशीन लर्निंग में जितने भी आपके पास कॉलम्स होते हैं ना, उनको हम फीचर्स कहते हैं, और जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो ना उसे हम एज ए नाम दे रहे हैं क्लास लेबल। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो सा डाटा सेट है, यदि मैं उसे D से डिनोट करूं, ठीक है, और हमारी XI है वो क्या है, हमारे पास इनपुट वैल्यूज, और YI क्या होगा, हमारा आउटपुट वैल्यू। ठीक है, जो कि I = 1 से लेकर N तक है, क्योंकि यहां पर N नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे या फिर N नंबर ऑफ रोज होंगे, सॉरी। ठीक है, अब यहां तक मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा कि जो सा हमारे पास डाटा सेट है, इसकी बेसिक हमें इंफॉर्मेशन पता लग गई है, और किस पार्ट को हम क्या कहते हैं इसके बारे में भी आपको पता लग गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं XI एंड YI के बारे में थोड़ा डिटेल में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है XI बिलोंग्स टू D-डायमेंशनल रियल वेक्टर। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या कह दिया आपने। ठीक है दोस्तों, आप टेंशन मत लो, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर XI में आप देख सकते हो हमारे पास ना बहुत सारे कॉलम्स हैं। यदि मैं इसके एक कॉलम को ले लूँ, ये एक तरह का वेक्टर होगा ना। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 4 वेक्टर्स हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं कि X बिलोंग कर रहा है D-डायमेंशनल। D-डायमेंशनल का क्या मतलब कि दोस्तों यदि आपके पास जितने भी कॉलम्स होते हैं ना, उसे हम एज ए डायमेंशन काउंट करते हैं। एग्जांपल के लिए यदि आपके पास 2 कॉलम्स हैं तो उसे हम कहेंगे 2-डायमेंशनल। यदि आपके पास 3 कॉलम्स हैं उसे हम कहेंगे 3-डायमेंशनल, और यदि आपके पास 4 कॉलम्स हैं तो हम कहेंगे उसे 4-डायमेंशनल। इस केस में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं जिनकी हेल्प से हमने क्लास लेबल को प्रेडिक्ट करना है, इसलिए यहाँ पर D की वैल्यू क्या होगी, 4। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपके पास जितने भी कॉलम्स होंगे ना, जितने भी कॉलम्स बढ़ते जाएंगे उतनी हमारी जो सी डायमेंशनैलिटी है वो भी बढ़ती जाएगी, मतलब कि उसके डायमेंशंस बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं YI के बारे में। वैसे दोस्तों मैंने YI के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो दे दी थी कि YI में हम वो वाले हमारे पास क्लास लेबल्स होते हैं जो हमारे प्रिडिक्शन में आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है YI बिलोंग्स टू सेतोसा, वर्सिकलर एंड वर्जीनिका। ठीक है दोस्तों, इसका क्या मतलब है कि YI में हमारे पास सेतोसा होगा, वर्जीनिका होगा और वर्सिकलर होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज पता लगी होगी, मतलब कि जो सा हमारा डाटा होता है उसकी जो सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं।
अब दोस्तों हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो कर ली कि हमारा जो सा डाटा सेट है उसमें किस चीज को हम क्या कहते हैं और किसका क्या रोल होता है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हमारे पास 4 फीचर्स है जिनकी हेल्प से हम क्लास लेवल को प्रेडिक्ट करेंगे। तो ऐसा करते हैं, जो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है ना, इसे मैं ना एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, x = और उसके बाद जितना भी ये डाटा था, आप देख सकते हो यहाँ पर 5.1 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3.5 है। इसी तरह मैंने सारा डाटा को मैट्रिक्स की फॉर्म में इसी तरह मतलब कि इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी नंबरिंग कर देता हूँ और यहाँ पर इसके जो भी कॉलम नंबर है या फिर कॉलम का जो भी नाम है वो लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट के लिए यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि सैपल लेंथ था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया SL। इसी तरह मैंने सैपल विड्थ और पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ को भी ऐसे ही लिख दिया। ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जितनी भी रोज दिख रही है, जैसे कि आप देख सकते हो 1 रो, 2nd रो, 50th रो, 150th रो, ठीक है, ये सारी जो सी रोज होती है ना उसे हम डिनोट करते हैं XI का ट्रांसपोज। इसे हम ट्रांसपोज क्यों करते हैं वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास जो सा डाटा सेट है 1 इंडेक्स नंबर पर यदि आप गौर करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक प्लांट की बात कर रहा है कि ये फर्स्ट प्लांट है, सेकंड प्लांट है, इसी तरह 50th प्लांट, इसी तरह 150th प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमने फर्स्ट प्लांट की जितनी भी डिटेल है वो मैंने यहाँ पर लिख दी, सेकंड प्लांट की यहाँ पर लिख दी, इसी तरह 50th एंड 150th प्लांट की मैंने सारी डिटेल एक रो में ही लिख दी। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं XI का ट्रांसपोज, क्योंकि हमारे पास जो सा डाटा है वो रो फॉर्म में है ना कि कॉलम फॉर्म में है। यदि कॉलम फॉर्म में होता तो जो से कंडीशन है ये बिल्कुल ही उल्टी होती। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं, जैसे आप देख सकते हो ये मेरा डाटा है, ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो सा डाटा था उसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 5.1, 3.5, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3.5, 1.4, 1.4, 0.2, 0.2। इस बार मैंने क्या किया कि यहाँ पर मतलब कि फर्स्ट जो सा प्लांट होगा उसकी सारी डिटेल यहाँ पर डाल दी, सेकंड वाले की यहाँ पर, 50th वाले की यहाँ पर और 150th वाले की यहाँ पर। और इस केस में जितने भी हमारे पास कॉलम है ना उसे हम डिनोट कर रहे हैं XI के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जितना भी डाटा है ना उसे हम रो फॉर्म में नहीं कॉलम फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ही सही है, आप जो से मर्जी रिप्रेजेंटेशन को फॉलो कर सकते हो, बट जो से मोस्टली केसेस होते हैं ना वहां पर हम जो सी फर्स्ट वाली रिप्रेजेंटेशन है इसे ही यूज करते हैं। यदि आप किसी तरह की भी रिसर्च पेपर को पढ़ोगे ना तो आपको सेकंड टाइप की जो से रिप्रेजेंटेशन है ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना यदि आपको इन दोनों में से किसी तरह की भी कोई भी आपको डाटा सेट रिप्रेजेंटेशन आ जाए। ठीक है, मोस्टली हम जितने भी प्रैक्टिकल पार्ट्स होते हैं ना उसमें हम फर्स्ट वाली कंडीशन को यूज करते हैं, मतलब जो सा फर्स्ट वाली रिप्रेजेंटेशन है इसे यूज करते हैं, बट रिसर्च पेपर्स होते हैं ना उसमें सेकंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन को यूज किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं मीन वेक्टर के बारे में। दोस्तों जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने भी हमारे पास कॉलम्स होते हैं उसे हम एज अ वेक्टर कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सभी वेक्टर्स को कंबाइन करके ही एक मैट्रिक्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जितने भी वेक्टर्स है ना उनका मीन ले लेंगे। ठीक है, मीन का क्या मतलब होता है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि हमारे पास जैसे कि हमारे पास पहला कॉलम क्या है, हाइट, तो हमारे पास जितने भी हाइट की जितनी भी वैल्यूज हैं हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, और जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, जो भी प्लस करके आएगा उसे डिवाइड कर देंगे 9 के साथ, और हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो कि मीन वैल्यू आ जाएगी x1 की। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करना है, x2 की भी मीन वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि मैथमेटिकली कैसे हम मीन वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि x1 का मीन निकाल लिया, x2 का मीन निकाल लिया। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन वेक्टर आ जाएगा। अब इसे ना थोड़ा सा ना ग्राफिकल फॉर्म में देख लेते हैं कि ग्राफिकल फॉर्म में ये कैसे वर्क करेगा। जैसे कि मेरे पास x1 एंड x2 आप देख सकते हो 2 कॉलम्स है। ठीक है, जिसके बीच में मैंने ना रैंडमली थोड़े ना पॉइंट्स ले लिए, आप ऐसा मत समझना कि ये जो से पॉइंट्स है इनको ही मैंने प्लॉट किया, मैंने रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लिया ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या करना था, x1 का मीन निकालना था, तो मैंने क्या किया, जितने भी ये वाले पॉइंट्स थे ना इनको ना यहां पर ड्रॉ कर दिया। मैंने क्या किया, जितने भी ये वाले पॉइंट्स है ना इनको मैं x1 पर ले आया। ठीक है, और उसके बाद उसका क्या कर दिया, मीन निकाल लिया। मुझे पता लगा कि जो सा मीन है वो यहां पर आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, अब हमने क्या किया, x1 का मीन तो निकाल लिया, अब निकालते हैं x2 का मीन। तो मैंने क्या किया, सिमिलरली जितने भी पॉइंट्स यहां पर प्रेजेंट है उनको मैंने x2 पर मैं ले गया। ठीक है, और उसके बाद उसका क्या निकाल लिया, मीन। ठीक है, अब हमारे पास x1 का मीन भी आ चुका है और x2 का मीन भी आ चुका है। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से x1 एंड x2 की हेल्प से हम इसकी मीन वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर मिड वैल्यू निकाल सकते हैं इन सभी पॉइंट्स की। इसे हम कहते हैं मीन
मीन वेक्टर, ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है। आपके पास जितनी मर्जी डायमेंशन हो, 2D हो, 3D हो, 100D हो, 1000D हो, आप इसी की हेल्प से मीन वेक्टर इजीली निकाल सकते हो। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हम मीन वेक्टर निकाले ही क्यों, हमें ज़रूरत ही क्या है। दोस्तों आप जैसे जैसे मैं आगे आपको समझाऊंगा ना, आपको अपने आप पता लगते जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में हर एक चीज़ समझ लग गई होगी। दोस्तों वीडियो थोड़ी ना लंबी होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ना बोर हो और इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ और मेरा भी नुकसान हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करते हैं, इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगी है, तो मुझे कमेंट कर देना ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। यदि आप किसी और क्वेश्चन के बारे में भी बात करना चाहते हो तो आप ना मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, डिजिटल दारू, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पर हमें सर्च कर सकते हो और आपको वो वाली ID मिल जाएगी और आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इसी तरह की बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल सकूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।